हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएस का ही प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर और साथ ही साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स के और उत्तराखंड के भी कुछ प्रश्नों को दोस्तों इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो अच्छा खासा रिविजन दोस्तों आप लोगों के आपके जीएस के सेक्शन का हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है साथियों, आप लोगों ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों ने अटेंड करना है और आप लोगों को दोस्तों इसमें जो भी स्कोर आएगा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, अगर आप लोगों को जीएस के अन्य प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं या फिर उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट दोस्तों अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो आपको दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से यह सभी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग दोस्तों वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? अब दोस्तों आपने बताना है कि इन चारों वेदों में से किस वेद में सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। अब साथियों, सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है, तो चार है। यही चार हमारे दोस्तों वेद हैं और इसमें से भी दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है और सबसे जो हमारा अंतिम वेद जो हमारा सबसे लास्ट में लिखा गया था, ठीक है, तो वह अथर्ववेद है। यज्ञ की चर्चा दोस्तों यजुर्वेद में मिलती है हमें। गायत्री मंत्र दोस्तों हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सामवेद जो है दोस्तों हमारा सामवेद गायन से संबंधित है और अथर्ववेद दोस्तों हमारा टोना टोटका जादू से संबंधित है। तो दोस्तों आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? अब दोस्तों राष्ट्रपति की जो निर्वाचन के लिए योग्यताएं होती हैं वह इन चार आर्टिकलों में से किस आर्टिकल में निर्धारित करी गई हैं, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल दोस्तों 58 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित यानी कि उनकी योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से हमें बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो हम राष्ट्रपति के जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जी का हमें पद देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 53 कहता है दोस्तों कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं दोस्तों आर्टिकल जो हमारा 54 है वह निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल दोस्तों 55 हमारा अप्रत्यक्ष कोटा प्रणाली के बारे में बताता है और दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 56 है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताएगा हमें। और दोस्तों आर्टिकल 57 हमें उनका दोबारा चुना जाना बताता है, ठीक है। आर्टिकल 58 दोस्तों योग्यताओं के बारे में बताएगा और आर्टिकल जो हमारा 59 है दोस्तों वह उनकी दशाएं यानी कि क्या क्या शर्तें होती है राष्ट्रपति बनने के लिए उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 60 दोस्तों हमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताएगा और आर्टिकल 61 दोस्तों हमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। वही दोस्तों आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक बार राष्ट्रपति के इन महत्वपूर्ण आर्टिकल को रिवीजन कर लिया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था? अब दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर ऐसा वाला दशक हमारा कौन सा था जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से दोस्तों 1971 का जो दशक था इस समय दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत में एक बार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भी हो गई थी एक दशक में। तो दोस्तों वर्ष 1911 से 1921 का दशक ऐसा था जिसमें भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दशक वह रहा था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये यहाँ पर हमारे खनिज दिए गए हैं और उनके आगे दोस्तों उनकी खान दी गई है, तो आपने बताना कि कौन सी एक खान किस खनिज से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए दोस्तों गुंटूर खान प्रसिद्ध नहीं है। देखिए दोस्तों, सोने के लिए कोलार जो कर्नाटक में स्थित है यह खान प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों कोयले के लिए झरिया खान प्रसिद्ध है, हीरे के लिए पन्ना खान प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों लौह अयस्क के लिए हमारे भारत में बेलाडीला खान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये जो बेलाडीला खान है यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों बेलाडीला खान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है?
अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में यह चर्चा करी गई है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की जो संख्या होगी वह दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं उनकी संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऐसा प्रावधान दोस्तों हमने किस संविधान संशोधन के तहत किया है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन दोस्तों, जो कि वर्ष 2003 में हुआ था। इसी के तहत दोस्तों हमने डिसाइड किया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या दोस्तों लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। अब दोस्तों कन्नौज के लिए आप सभी जानते होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो इसमें दोस्तों किसने भाग नहीं लिया था, इन चारों में से आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल दोस्तों कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा ये लोग नहीं थे। बाकी दोस्तों पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो है यह दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा थे और गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों इसमें विजयी रहा था। अगला प्रश्न हमारा, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। अब दोस्तों सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य इन 4 जिलों में से किस जिले में स्थित है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बात कर जाए दोस्तों इसकी स्थापना की तो वर्ष 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो से सम्मानित किया जाएगा। अभी देखिए दोस्तों आपका हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें दोस्तों पीएम मोदी को जो ऑर्डर ऑफ ऑनर वाला जो सम्मान दिया गया था यह पूछा गया था। अभी दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो से भी सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। तो किस देश का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है आप लोगों ने मुझे बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान का दोस्तों यह सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो और इससे पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल 50% सीटें आरक्षित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही दोस्तों ये जो हमने प्रावधान करा 50% सीटें आरक्षित का, यह दोस्तों हमने वर्ष 2008 में करा था। तो दोस्तों आपने दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं, दोनों ही आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में विस्तारित किया है। अब देखिए दोस्तों जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या कर रखा है, किसी एक मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में विस्तारित किया है। अब दोस्तों किस आर्टिकल में उन्होंने विस्तारित किया है आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को भी शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या है हमारा, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की हमको यह आज़ादी देता है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया दोस्तों, सोने का अधिकार हो गया, या फिर दोस्तों निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है, यह सभी अधिकार भी दोस्तों हमारे आर्टिकल 21 में ही थे। अब देखिए दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को भी अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको करंट की दृष्टि से ध्यान में जरूर रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत EFTA ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत में 15 वर्षों में कुल कितना निवेश किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों भारत और EFTA के मध्य एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और दोस्तों EFTA क्या है, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दोस्तों यह है हमारा। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों 4 जो देश हैं वह 4 दोस्त कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और दोस्तों हमारा आइसलैंड। ठीक है, यह 4 जो देश हैं, इन 4 देशों के द्वारा दोस्तों इस EFTA ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत में 15 वर्षों में कुल 100 अरब डॉलर का दोस्तों भारत में निवेश किया जाएगा, यानी कि 100 बिलियन डॉलर का दोस्तों भारत में निवेश किया जाएगा। काफ़ी बड़ा दोस्तों ये निवेश है। ठीक है, भारत के अगर इतिहास में देखा जाए तो अभी तक का इतना बड़ा कोई निवेश करा नहीं गया है। और दोस्तों अब जब ये करा जाएगा तो इंडिया में काफ़ी हद तक क्या होगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया की डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे हो सकती है। तो दोस्तों आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि 15 वर्षों में कुल 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और कौन से 4 देश करने वाले हैं मैं उन चारों का नाम आपको बता चुका हूं। आपने दोस्तों उन चारों ही देशों के नाम भी ध्यान में। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2024 भारत व किस देश की सेनाओं के मध्य हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका व भारत के मध्य दोस्तों टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन हाल ही में दोस्तों हमारे 2024 में मार्च 2024 में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जब पहला राज्य इसका बना था ना बिहार, तब दोस्तों हमें इससे ईओ के एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल चुका है। अब आपने आगे भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 से आपको एक प्रश्न तो दोस्तों जरूर देखने के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका आयोजन हमारे भारत में हो रखा था। और देखिए दोस्तों, भारत इसमें फाइनल तक पहुंचा था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है दोस्तों विराट कोहली को मिला था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों फाइनल में ट्रेविस हेड को दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, ठीक है। और वहीं मोहम्मद शमी ने इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट चटकाए थे और सर्वाधिक रन दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने बनाए थे। तो दोस्तों आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? अब दोस्तों वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य में जितने भी महाविद्यालय हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं, इनमें प्रवेश करने के लिए दोस्तों किस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समर्थ पोर्टल का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? अब देखिए दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे नरेंद्र शाह, इनके द्वारा दोस्तों क्या था कि राज्य के जो मुख्य न्यायालय था उसका नाम बदल करके हुजूर दफ्तर कर दिया गया था। और दोस्तों नरेंद्र शाह से एक प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि तिलाड़ी रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो दोस्तों नरेंद्र शाह तिलाड़ी रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का राजा था। आप लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तिलाड़ी रवाई कांड किस तिथि को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बात करी जाए दोस्तों विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। वही दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और नियासिन दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। आपने दोस्तों इन सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है वह है किसका? तो कलिंग नरेश खारवेल का दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख है, और यह अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बेलीडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी दोस्तों मैंने पीछे ही आपको बताया था कि जो बेलीडीला खान है यह दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो और यह दोस्तों छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वहाँ पर स्थित है। तो बेलीडीला खान दोस्तों हमारी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जो वाटरफॉल है हमारा, यह दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर ही दोस्तों हमारा कपिल धारा भी मिलेगा हमें, यन्ना जलप्रपात भी मिल जाएगा, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू करी गई थी? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो पहली कृषि नीति है यह वर्ष 2011 में लागू करी गई थी, और अभी दोस्तों वर्ष 2018 की कृषि नीति हमारी चल रही है, और बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको नई उत्तराखंड में कृषि नीति देखने के लिए मिल सकती है। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक रहा है? अब देखिए दोस्तों, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023-24 है इसमें दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक सेक्टर का योगदान दोस्तों सर्वाधिक रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसमें दोस्तों 9.99% की क्या करा था योगदान दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कर रखा है, 9.99% का योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा दोस्तों द्वितीयक सेक्टर का योगदान है, उसके बाद तृतीयक सेक्टर का, और उसके बाद दोस्तों प्राथमिक सेक्टर का हमारा योगदान है। अगला प्रश्न हमारा, सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? अब देखिए दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश दोस्तों हमारा भारत बना है। पिछले 5 सालों में दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार दोस्तों हमारे भारत देश ने खरीदे हैं। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ हथियार खरीदे ही नहीं हैं, बेचे भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और दोस्तों भारत के द्वारा क्या करा गया है, अभी तक का सबसे बड़ा निर्यात भी किया गया है अपने हथियारों में। दोस्तों जो मेड इन इंडिया हथियार है हमारे भारत के, वह दोस्तों हमने अन्य देशों को बेचे भी हैं, और इसमें भी दोस्तों हम लोगों ने रिकॉर्ड क्या कर रखा है, रिकॉर्ड अपनी कमाई कर रखी है, यानी कि 21,000 करोड़ के आसपास दोस्तों लगभग भारत ने अपने हथियारों को निर्यात करके कमाए हैं। अगला प्रश्न हमारा, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? अब देखिए दोस्तों, भारत में वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और दोस्तों यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, और इसमें दोस्तों भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि अच्छा 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम क्या थी, तो वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस सम्मेलन की हमारी थीम थी।
अगला प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? अब देखिए दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है इसको राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने कहा था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों जो लॉरेंस व सीले हैं इनके द्वारा दोस्तों इसको सैनिक विद्रोह कहा गया था। आपने दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अब देखिए दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है यह संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमारा आर्टिकल कहता है कि संसद को किसी भी राज्य की नाम, क्षेत्र व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, अथॉरिटी है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा करी जाती है? अब देखिए दोस्तों जो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, जॉइंट सेशन जो होता है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहे तो उस कंडीशन में दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, और वह भी नहीं रहे तो तब दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की जो चर्चा करी गई है वह यह दोस्तों हमारे आर्टिकल 108 में करी गई है, और हमने दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। दोस्तों यह संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम निम्न में से क्या है? अब देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन है NRLM, इसका दोस्तों पुनर्नामित नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दोस्तों इसका पुनर्नामित नाम हो गया है, और यह योजना दोस्तों वर्ष 2014 से प्रारंभ हुई थी। सितंबर 2014 से दोस्तों यह योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? अब देखिए दोस्तों जो चंबल है, बेतवा है और केन है, यह तीनों ही दोस्तों हमारी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और यमुना नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, और यह दोस्तों प्रयागराज में गंगा नदी से संगम करती है। अगला प्रश्न हमारा सही युग्म को चुनिए। अब दोस्तों इनमें से 4 युग्म दिए गए हैं, आपने सही युग्म बताना है। ठीक है, तो इस बार दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खजुराहो जो है दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, जबकि दोस्तों महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव राजवंश के द्वारा कराया गया था। एलोरा कंदराएं का गुफा जो दोस्तों कंदराएं यानी कि जो गुफाएं हैं, इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। और वहीं दोस्तों मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था। तो आपने दोस्तों बाकी सभी को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है? अब दोस्तों इन चारों में से कौन एक पादप हार्मोन है, आप लोगों ने मुझे बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन दोस्तों एक पादप हार्मोन है। वहीं दोस्तों साइटोकाइनिन के अलावा आपने ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड को भी ध्यान में रखना है कि यह तीनों भी हमारे पादप हार्मोन हैं। वहीं दोस्तों इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है हमारे जंतु हार्मोन यानी कि मानवों के हार्मोन हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत के सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों वह बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वह किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दोस्तों सबसे पश्चिमी पॉइंट गौर माता है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। और वहीं दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है जो कि दोस्तों बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? अब दोस्तों कौन सा इन चारों में से URL में उपलब्ध नहीं है, आप लोगों ने मुझे बताना है। तो दोस्तों डोमेन का नाम, फाइल का नाम और IP एड्रेस यह जो है दोस्तों URL में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रोटोकॉल URL में उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनपुट डिवाइस दोस्तों हमें कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। अब देखिए दोस्तों इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, यह सभी दोस्तों क्या है हमारे इनपुट डिवाइस हैं। जबकि दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, यह सभी दोस्तों क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न हमारा गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? अब दोस्तों गढ़वाल में जो हमारे हमारा चमोली जिला है, यहाँ पर दोस्तों मलारी एक गाँव है, और यह दोस्तों जो है महापाषाणीय समाधानों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। अब दोस्तों आप लोगों ने मुझे बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा
भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों ऑपरेशन दोस्त भी भारत के द्वारा चलाया गया था, तब भी दोस्तों प्रश्न बन चुका है। ऑपरेशन गंगा भी दोस्तों यूक्रेन के वॉर के समय चलाया गया था, यह भी प्रश्न दोस्तों हमारा बन चुका है। अब दोस्तों आपने ऑपरेशन इंद्रावती ध्यान में रखना है कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया है। दोस्तों जो हैती है यह एक कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित एक कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों गैंग वॉर चल रहा है, जहां से दोस्तों भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न हमारा, एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों संघाई कॉपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्टार्टअप फोरम का दोस्तों चौथा संस्करण अभी हमारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करी जाए दोस्तों एससीओ की, तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? अब सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि 2024 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित हो रहे हैं और इसमें दोस्तों भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों भारत के मसाल वाहक के रूप में इसमें अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। आपने दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? अब दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2024 का, इसमें दोस्तों भारत की क्या रैंक रही है आप लोगों ने मुझे बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की रैंक दोस्तों इसमें 126वीं रही है। वही दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, मानव विकास जो सूचकांक होता है, उसमें भारत की रैंक दोस्तों 134वीं रही है। वही दोस्तों जेंडर इनइक्वलिटी जो इंडेक्स होता है, उसमें दोस्तों भारत की रैंक 108वीं रही है। तो आपने तीनों ही इंपोर्टेंट इंडेक्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सैलेस मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अब देखिए दोस्तों सैलेस मटियानी पुरस्कार जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये प्रश्न जब आता है तो सैलेस मटियानी जी एक साहित्यकार हैं, तो इस वजह से हम लोग इसमें साहित्य लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि सैलेस मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और अभी दोस्तों हाल ही में यह उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को दोस्तों प्रदान किया गया है। यह दोस्तों हमारा एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2009 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट यानी कि दोस्तों डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें यह उपाधि कब दी गई थी? तो दोस्तों पीडी बर्थवाल जी को डीलिट की उपाधि दी गई थी वर्ष 1933 में। तो ऑप्शन डी सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो ऑप्शन सेम हो रखे हैं, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे दोस्तों, और इन्हें यह जो उपाधि है दोस्तों हिंदी काव्य में निरूढ़वाद संप्रदाय इस रचना के लिए इन्हें यह उपाधि प्रदान करी गई थी वर्ष 1933 में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? अब दोस्तों इन चार समितियों में से आपने बताना है कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने गैरसैंण को उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दीक्षित आयोग के द्वारा दोस्तों गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि दोस्तों कौशिक आयोग ने उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को ही स्वीकार किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? अब दोस्तों जब उत्तर प्रदेश अविभाजित था यानी कि हमारा उसमें उत्तराखंड नहीं बना था, तो इस समय दोस्तों विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल 22 सीटें थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल दोस्तों विधानमंडल की सीटें उत्तराखंड के लिए कुल 30 थी, जिसमें दोस्तों 8 हमारा विधान परिषद और 22 सीटें हमारी विधानसभा के लिए रखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हमारी वर्ष 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी जो स्थापना है वह वर्ष 1992 में हुई थी। साथ ही साथ में दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों भारत की पहली ब्लैक टाइगर सफारी प्रारंभ करी जा रही है। यह करंट की दृष्टि से दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न रह सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार
उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? अब दोस्तों 2011 की जो जनगणना रही थी, इसमें दोस्तों उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? अब दोस्तों चंद्रयान 3 को किस एक डेट को हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जुलाई 2023 को दोस्तों चंद्रयान 3 को हमने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। दोस्तों किस रॉकेट से हमने भेजा था? तो LV-M3M4 दोस्तों इस रॉकेट से हमने चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया था। और दोस्तों 23 अगस्त 2023 को दोस्तों यह क्या हुआ था, चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर लैंड करा था। ठीक है, और दोस्तों जिस जगह पर यह लैंड करा था उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? तो उस पॉइंट को दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और दोस्तों 23 अगस्त को क्या हुआ था, इंडिया ने इस पर क्या करा था, चंद्रयान 3 पर लैंड किया था। और इसी दिन दोस्तों फिर हमारी भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा करी गई थी। तो आपने दोस्तों इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो देखिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमारा जो आर्टिकल 21A है यह व्यवस्था करता है कि राज्य दोस्तों मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और यह दोस्तों जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 21A यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आपने इस पॉइंट को भी। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, दूसरे पे दोस्तों मध्य प्रदेश और पहले नंबर पर राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब साथियों अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी सी अटपटी लगी हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा दोस्तों मेरी तबियत ठीक ना होने की वजह से और गले में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों आपको आज थोड़ा सा वीडियो में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। वहीं दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको GS का प्रैक्टिस सेट चाहिए, हिंदी का चाहिए, या फिर दोस्तों आप लोगों को उत्तराखंड GS और हिंदी तीनों का ही दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं। धन्यवाद।